एसडीएम कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। सबसे पहले माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन और मैं नमन करना चाहूँगा स्वर्गीय श्रीमती धापू देवी के चरणों में, जिनकी कृपा से एसडीएम कॉलेज चारों ओर प्रगति कर रहा है। कोरोना के विकट परिस्थितियों में आप सभी स्वच्छ एवं सतर्क रहे। आपने अभी 12वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसके उपरांत आप सभी उस चौराहे पे खड़े हैं जहाँ से 3-4 रास्ते परिगमन करते हैं और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी एक रास्ता चुनना पड़ता है। उसी तरह 12वीं के उपरांत आपने भी किसी एक सब्जेक्ट को चुना होगा। किसी ने आर्ट्स, किसी ने बीएससी, तो किसी ने बीकॉम आर्ट्स में, किसी ने बीए चुना होगा। और बीए में सभी को अपने अपने इच्छित सब्जेक्ट भी चॉइस किए होंगे। उन सब्जेक्टों में से अपन आज बात करेंगे इतिहास की सामान्य जानकारी के बारे में। इतिहास के अंतर्गत अपन उन घटनाओं को पढ़ते हैं या सम्मिलित करते हैं जो मानव जीवन को, भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है। साथ ही साथ उन घटनाओं में क्रमबद्धता हो और उन घटनाओं से संबंधित अपन के पास कुछ साक्ष्य हो। हालांकि संपूर्ण छोटी छोटी घटनाओं को उसमें शामिल नहीं कर सकते। वर्तमान परिस्थिति में अगर बात करें, जैसे कुछ समय से अपन कोरोना का सामना कर रहे हैं। यह एक ऐसी घटना या महामारी है जिसने संपूर्ण मानव जीवन को प्रभावित किया है। तो इसको अपन इतिहास के अंतर्गत रख सकते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, जिसकी रचना है हिस्टोरिया। और इतिहास के बारे में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग धारणाएं हैं कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है या इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इतिहास एक उस तीर के कमान के समान है। जैसे उस तीर के कमान को अपन जितना खींचेंगे उतना आगे जाकर वो अपने लक्ष्य को भेदेगा। उसी तरह एक छात्र को इतिहास के मामले में अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में उस सब्जेक्ट को ज़्यादा खींचना पड़ेगा। यदि आपने बीए में इतिहास सब्जेक्ट लिया है तो अपन उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा मानना यह है कि किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी एक ऐसे प्रोजेक्ट में, प्रारूप में अगर मजबूती देनी है तो उस प्रोजेक्ट के या इस बिल्डिंग में या प्रारूप में उसकी जो नींव है उसको सबसे पहले मजबूत बनाना पड़ेगा। आप अगर इतिहास सब्जेक्ट ले रहे हो या लिया है, आप उसको पढ़ रहे या पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास उस सब्जेक्ट, इतिहास सब्जेक्ट का सिलेबस आपके मेज या टेबल पर या आपके पास होना चाहिए कि उस
सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंधित बीए प्रथम वर्ष के इतिहास में 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपरों में 5-5 इकाइयाँ होती है। अपन आज पहले पेपर की 5 इकाइयों के बारे में छोटा छोटा सामान्य से एक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास। हालांकि अपन इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल की जानकारी के लिए अपन के पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, या उस काल की जानकारी के लिए हमें पाषाणों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। पाषाणों की बनावट के ऊपर जो समय की विभिन्न घटनाओं के उपरांत निर्मित हुई थी उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल के अंतर्गत अपन पाषाण काल को रख सकते हैं या रखेंगे। इस पाषाण काल के बारे में भी अपन बाद में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आद्यऐतिहासिक काल, जिस काल के बारे में जानकारी के लिए अपने पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ने में अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, या किसी ने अगर पढ़ा है तो वो संदिग्ध है। उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में भारत के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखते हैं। उसके बाद तीसरा काल ऐतिहासिक काल। इस काल में या इस काल को जानने के लिए अपने पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है, जिसको पढ़ने में इतिहासकारों को सफलता भी प्राप्त हो चुकी है, और लिखित साक्ष्यों के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। भारत के संदर्भ में इस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे का जो इतिहास वो रख सकते हैं। पाषाण काल, अपन यहां पर भी चर्चा करेंगे पाषाण काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला जो पार्ट है वो है पाषाण काल। उससे पहले अपन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट का पहला जो टॉपिक है वो है
प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत। इन स्रोतों को भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला वाला भाग है वो है पुरातात्विक। दूसरा है साहित्यिक। तीसरा है विदेशी लेखकों के ऊपर या लेखकों की रचनाएं। पुरातात्विक जो स्रोत है इसके अंतर्गत अभिलेख, इसके अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख और सिक्के, मृदभांड आदि के बारे में अपन ने तत्कालिक काल की जानकारी अपन को मिलती है। अभिलेख, अभिलेखों के बारे में अपन चर्चा करें तो सबसे पहले एक बोगुजकोई नामक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो कि मध्य एशिया में स्थित है। उस अभिलेख में भारत वैदिक सभ्यता से संबंधित 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गरुड़ अभिलेख है। इसके अलावा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी तरह कई ऐसे अभिलेख हैं जिनसे तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है उसमें से साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अपन प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए अपन उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक धार्मिक, दूसरा धर्मेतर। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, इस ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, इन वेदों के उपनिषद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग,
सूत्र साहित्य है, महाकाव्य है आदि। इसके अलावा प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोतों में अपन जैन ग्रंथ तो के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। जैन ग्रंथों को आगम साहित्य कहते हैं। मुख्यतः अर्धमागधी यानी प्राकृत भाषा में लिखित है प्राचीन जैन ग्रंथ। इसके अलावा बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक के बारे में जानकारी अपन प्राप्त कर सकते हैं। त्रिपिटकों में सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। तो वहीं अभिधम पिटक में उसकी दार्शनिक विवेचना की गई है। इसके अलावा भी है दिव्य वदान ग्रंथ है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ, ये भी बौद्ध साहित्य से संबंधित है। विदेशी लेखकों की रचनाएं हैं। विदेशी लेखकों में रोमन यूनानी लेखक, उनमें से हेरोडोटस भी है और मौर्य वंश में राजदूत के रूप में भारत आए मेगस्थनीज की इंडिका। उसके बाद बिंदुसार के शासनकाल में या उसके दरबार में राजदूत के रूप में यूनानी जो इतिहासकार आए डाइमेकस, वो उनका विवरण भी अपन इसमें पढ़ सकते हैं। उसके अलावा चाइनीज लेखक, उनमें से फायान, वेनसांग और इत्सिंग को मुख्य रूप से अपन ले सकते हैं। फायान चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में भारत आया और उसने तत्कालीन समय की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों पर विस्तार से अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। उसके बाद चाइनीज जो लेखक है वह वेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। इसकी प्रमुख रचना है सीयू की और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर और इससे संबंधित कई जानकारी अपन को उनकी रचनाओं से प्राप्त होती है। इत्सिंग की रचनाओं से भी अपन को उस समय की प्रत्येक क्षेत्र की जानकारी अच्छे से मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में अपन अभिलेख, स्तंभ लेख, आदि के बारे में पढ़ा। उसके अलावा सिक्कों से भी तत्कालीन समाज की अपन को जानकारी मिलती है। यहां तक कि मौर्योत्तर काल में यानी कि 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच का जो 500 साल का जो समय है, इस समय की जानकारी के लिए अपन को मुख्यतः सिक्कों के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन भी मौर्योत्तर काल में हुआ। हालांकि इससे पहले भी अपन भारत का सबसे प्राचीनतम जो सिक्के प्राप्त हुए उनको अपन आहत सिक्के कहते हैं। उनके ऊपर कोई भी लेख लिखे हुए नहीं होते थे, नाम मात्र के प्रतीक होते थे।
सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। इसके अलावा गुहा लेखों से भी प्राचीन इतिहास के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सम्राट अशोक और उसका प्रवर्ती शासक दशरथ का विशेष योगदान है। इन दोनों शासकों ने आजीविक संप्रदाय के धर्मगुरुओं को रहने के लिए गुफाओं का निर्माण किया और उससे अपन उन राजाओं के शासनकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उसके अलावा मृदभांड का मतलब मिट्टी से निर्मित कोई पात्र उस समय बनाए होंगे और उसके ऊपर किसी ने प्रतीकात्मक संकेत वगैरह कुछ चिन्ह वगैरह बनाए होंगे, तो उस समय भी अपन को उनके माध्यम से भी जानकारी मिलती है। तो ये साधन है अपन को प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राग ऐतिहासिक काल का पाषाण काल। पाषाण काल को भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? पहला भाग पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है, और तीसरा काल है नवपाषाण काल। हालांकि बाद में अपन इस पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड करके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन तीनों कालों के बारे में इनके जो पाषाण वगैरह जो मिले हैं वो भारत के कौन कौन से क्षेत्रों से मिले हैं, उनके नाम, इनसे संबंधित संस्कृतियां और इनसे संबंधित मानव जीवन कैसा था। जैसे पुरापाषाण काल में मानव यायावर या घुमंतु जीवन जीता था, जंगली जीवन की तरह। मध्य पाषाण काल में भी थोड़ा सुधार आया और उसने पशुपालन जैसे क्रिया को सीख लिया था और खाना बदोश की जिंदगी जीता था। नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि के ऊपर भी कार्य करना शुरू किया था और आग जलाना या उससे पहले, हालांकि मध्य पाषाण काल में उसने आग के बारे में जान लिया था कि जंगलों में मोटे रूप में आग लगती थी, लेकिन उस आग को उपयोग में लेना उसने मानव ने नवपाषाण काल में सीखा। मध्य पाषाण काल में उसने सबसे पहले जो पालतू जीव बनाया वो कुत्ते को बनाया, और मध्य पाषाण काल में जो उपकरण मिलते हैं, जो औजार मिलते हैं, वो बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में छोटे छोटे मिलते हैं, इसलिए उनको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। नवपाषाण काल में उसने तांबे की भी खोज कर ली थी और पहिए का भी आविष्कार उसने कर लिया था। इन तीनों कालों का अपन क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके आद्य ऐतिहासिक काल में अपन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हालांकि इस सभ्यता को जानने से पहले
विदेशियों के मन में ये था कि भारत को जानने के लिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले कुछ भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन 20वीं सदी में जो तीसरा दशक के दौरान 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करके विश्व को बता दिया कि भारत का इतिहास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से भी पहले का है। हालांकि इस हड़प्पा सभ्यता के ऊपर इससे पहले भी एक रेल लाइन प्रोजेक्ट के दौरान और दूसरे कई जगहों पर इसका उल्लेख आया था, लेकिन मोटे रूप पर इसकी जो खोज 1921 में से मानी जाती। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अपन एक टॉपिक लेंगे नगर नियोजन के बारे में। कि उस सभ्यता में कैसी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन के अंतर्गत आती है और नगरीय सभ्यता होने के कारण व्यवस्थित नगरों की बसावट थी और उसमें घरों के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। इसका अपवाद भी है लोथल और धोलावीरा को 3 भागों में डिवाइड करके अपन को उसके स्रोत मिले हैं। उससे अलावा बाकी वाले जितने भी नगर हैं उन सभी को 2 भागों में डिवाइड किया है, एक पश्चिमी भाग, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी यानी कि उसको अपन एक मुख्य जो लोग रहते थे और एक नगरीय जो सामान्य जन रहता था वो। इसके अलावा इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसका पतन कैसे हुआ था। पतन को लेकर भी अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि इनका पतन बाढ़ के कारण हुआ, तो कई इतिहासकार बताते हैं इनका पतन भूकंप के कारण हुआ। नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है वैदिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल में अपन मुख्य रूप से 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, पहली हड़प्पा, दूसरी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसका जो काल है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, वही उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व के बाद का जो समय है वो अपने इतिहास का तीसरा भाग है, ऐतिहासिक काल उत्तर उसके अंतर्गत आ जाएगा। इस वैदिक काल के अंतर्गत आपके जो सिलेबस में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था और इन 2 क्षेत्रों के बारे में अपन को चर्चा करनी है। वैदिक काल में राजाओं की कैसी स्थिति थी? उस समय छोटे छोटे
जन हुआ करते थे और फिर उत्तरोत्तर आगे अपनी शक्ति में विस्तार करते हुए वो एक बड़े जनपद का आकार ग्रहण करते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा हुआ करते थे, राजा के नीचे पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी आदि छोटे छोटे पद हुआ करते थे। अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े तो ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो है पशुपालन, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ने ले लिया। हालांकि पशुपालन भी है, लेकिन जो मुख्य जो आधार है वो कृषि ने ले लिया था। इसके साथ आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मौर्य वंश। हालांकि अपन क्लास में प्रत्येक टॉपिक प्रत्येक दिन एक छोटा छोटा टॉपिक लेकर उसको विस्तार से धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन आज सिर्फ सिलेबस की परिचर्चा करें छोटे से टाइम कम हो को देखते हुए। मौर्य वंश के बारे में आपने 11वीं 12वीं क्लास में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भारत पर मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश के अंतिम जो शासक है घनानंद, वो बड़ा क्रूर और विलासी पर्वती का था, अयोग्य शासक था। उसकी सभा में कौटिल्य का अपमान हुआ और कौटिल्य ने एक प्रतिज्ञा की थी उसके वंश को नष्ट करने के लिए। वो चल पड़ा था जंगल में, और जंगल में राजकिला में एक खेल खेलते हुए बच्चे को देखता है और बच्चे को उठाकर अपने पास शिक्षा दीक्षा देकर एक राजकुमार, एक राजा तैयार करता है। वही राजा चंद्रगुप्त मौर्य। इसने उस घनानंद को खत्म करके नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की नींव डाली। और कौटिल्य या विष्णुगुप्त उसी मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसकी उपलब्धियों में अपन पढ़ेंगे इसके और सेल्यूकस के बीच के समझौते के बारे में, जिसमें 4 राज्यों का आदान प्रदान भी किया था, 500 हाथियों का लेन देन, और अपनी बेटी हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। इस समझौते को अपन विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद अशोक, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अपन बिंदुसार को पढ़ते हैं, लेकिन बिंदुसार आपके सिलेबस में नहीं है। बिंदुसार के बाद अशोक, सम्राट अशोक, जिसके धर्म के बारे में मुख्य रूप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसके बारे में कलिंग युद्ध के बारे में भी पूछा जाता है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, और उस आक्रमण के दौरान इतना नरसंहार हुआ था, उसको देखकर अशोक का मन है वो बदलकर युद्ध नीति की जगह पर धम्म नीति को वो अपनाता है, और बाद में वो बौद्ध धर्म भी ग्रहण करता है। उस अशोक के धम्म नीति के बारे में पढ़ेंगे, और मौर्यों के कला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद मौर्य वंश के बाद में अपने भारत के इतिहास में अगला टॉपिक आता है मौर्योत्तर। इस काल में अपन विदेशी शासक और देशी शासक 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे
देशी शासकों में जैसे पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी, और रुद्रदामन और कनिष्क। इन चारों के बारे में आपके सिलेबस में इसको पढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश से संबंधित था, मौर्य के अंतिम शासक को मारकर इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। यह कट्टर हिंदूवादी ब्राह्मणवादी शासक था। इसने अनेकों बौद्ध विद्वानों को मारा था और उसने एक आज्ञा भी जारी की थी कि कोई भी मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर ला के देगा तो मैं उसको 100 दिनार दूंगा। पुष्यमित्र के बारे में उस समय की विभिन्न घटनाओं के बारे में अपन क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, गौतमीपुत्र सातकर्णी। यह सातवाहन वंश से संबंधित है। यह भारत में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला प्राचीन समय में वंश है और सातवाहन वंश के शासकों ने ही अपने नाम के साथ अपने माता का नाम जोड़ा और इन्हीं शासकों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे और इन्हीं वंश के शासकों के बारे में कहा जाता है कि इनके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। यानी कि वर्तमान समय में अगर देखें तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। नेक्स्ट पढ़ेंगे रुद्रदामन के बारे में। रुद्रदामन के बारे में एक मुख्य रूप से इसको पढ़ा जाता है तो जूनागढ़ अभिलेख। आपने पढ़ा होगा कि सुदर्शन नामक झील के बारे में, इसका जो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर ने करवाया था और उसके बाद सम्राट अशोक के गवर्नर ने इससे नहरें निकलवाई और उसके बाद इतिहास में ये 2 बार जो झील है वो 2 बार टूटी थी। किसके शासनकाल में? एक रुद्रदामन के शासक काल में, दूसरी बार टूटी थी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इन दोनों के शासनकाल में इन्होंने वापस इसका पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में। प्रारंभिक शासकों का मतलब है, सबसे पहले इसके जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त के बारे में पढ़ना है, उसके बाद में घटोत्कच और तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही या इसी ने 319 ईस्वी में गुप्त वंश से संबंधित गुप्त संवत की शुरुआत की थी। हालांकि संवतों के बारे में अपन अगर अध्ययन करें तो गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू होता है। विक्रम संवत के बारे में आप पढ़ते हैं
57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य ने शुरू किया था। शक संवत के बारे में पढ़ते हो तो अपन अभी आपके सिलेबस में भी है, कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था, जो कि वर्तमान में अपने राष्ट्रीय संवत भी है। इसी तरह हिजरी संवत भी है, 622 में उसकी शुरुआत हुई थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में अपन पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन भी कहा है। जिस तरह से नेपोलियन ने संपूर्ण यूरोप को जीता था, उसी तरह समुद्रगुप्त ने उस समय अखंड भारतीय उपमहाद्वीप को जीता था। इसने सर्वप्रथम आर्यवंश से संबंधित राजाओं को जीता और जीतने के बाद उनके ऊपर इसने अपनी जो नीति अपनाई थी वो प्रसवोधरण की नीति थी। उसके बाद उसने दक्षिण भारत के राजाओं को जीता, उनके प्रति जो उसकी नीति थी वो थी ग्रहण मोक्षानुग्रह। इसी तरह पड़ोसियों को जीता, जंगली यानी कि वाटविक शासक थे उनको जीता और विदेशी शासकों को भी इसने जीता। उन सभी के प्रति इसकी अलग अलग अपनी नीति अपनाई। समुद्रगुप्त के ही एक दरबारी जिसका नाम है हरिसेन, इससे संबंधित एक प्रशस्ति मिलती है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के अंदर ही समुद्रगुप्त के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन को मिलती है। इसकी प्रत्येक लाइन में इसकी विजयों के बारे में इसका उल्लेख है। उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी के समय में चीनी यात्री फायान भी आया था। इसको सकारी भी कहते हैं क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था। और इसके बाद अपन पढ़ते हैं कुमारगुप्त को। हालांकि इसके इन दोनों के बीच में एक रामगुप्त के बारे में भी पढ़ते हैं जिसकी ऐतिहासिकता थोड़ी संदिग्ध है। इसके बारे में विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त में उसका उल्लेख किया है। उसके बाद राखलदास बनर्जी ने 1924 में भी इसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध किया है। मोटे रूप में अपन इसको पढ़े तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या अपन कहें तो गुप्त वंशों के शासकों में सबसे ज्यादा जो शासनकाल रहा वो कुमारगुप्त का रहा और सबसे अधिक जो अभिलेख मिले वो भी कुमारगुप्त के मिले और इसी के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्के भी जारी हुए। कुमारगुप्त का जो शासनकाल था जितना इसको मिला था उतना उसने बनाए रखा और इसके शासनकाल के अंतिम समय में पुष्यमित्र जाति नामक एक बाहर से आक्रमण भी हुआ था। उसका सामना करने के लिए इसने पुत्र स्कंदगुप्त को सेनापति नियुक्त करके उसका सामना करने के लिए भी भेजा था। और इसके बाद अगला जो शासक है वो है स्कंदगुप्त। इसके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है हुणों से भारत की सुरक्षा करना। हुण एक खाना बदोश बर्बर जनजाति थी। इसके बाद आपका टॉपिक है गुप्त कला स्थापत्य कला। उसके अंदर अपन देखें तो मुख्य रूप से जो मंदिर निर्माण का जो सिलसिला है वो गुप्त वंश से ही शुरू हुआ था और इस समय की जो स्थापत्य कला की जो शैली है वो है नागर शैली जो पूर्ण रूप से स्वदेशी है। हालांकि एक गांधार शैली भी है जिसके अपन बाद क्लास में चर्चा करेंगे। उसके ऊपर विदेशियों का प्रभाव भी पड़ा था। नेक्स्ट अप आपके टॉपिक है साहित्य।
साहित्य और कला दोनों की प्रगति के कारण ही संपूर्ण इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। इस साहित्य के अंतर्गत अपन चंद्रगुप्त सेकेंड के राज दरबार में उपस्थित नवरत्नों की जो मंडली थी उसमें से उपस्थित जैसे कालिदास है, उसकी रचनाएं का भी अपन जिक्र करेंगे, वराहमिहिर का भी जिक्र करेंगे, और गुप्त वंश के समकालीन आर्यभट्ट का भी अपन इसी वंश में अपन इसका चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हर्षवर्धन के बारे में। वर्धन वंश गुप्तों के पतन के बाद काफी समय तक संपूर्ण भारत में किसी मुख्य रूप से एक जगह पर केंद्रित शासक या उसका प्रसारण नहीं होता था, विकेंद्रित रूप से छोटे छोटे राज्य राज करते थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन ने राजगद्दी संभाली। उससे पहले उसके भाई राज्यवर्धन ने भी कुछ समय के लिए शासन किया था। उससे पहले प्रभाकर वर्धन ने भी कुछ समय के लिए शासन किया था। हर्षवर्धन के समय में मुख्य जो चीनी यात्री है अवेनसांग वो भी आया था, और उस समय धार्मिक सभाएं भी आयोजित हुई थी। उस एक धार्मिक सभा का या सभा की अध्यक्षता अवेनसांग ने भी की थी। इसी कड़ी में अपन आपके त्रिकोणीय संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल वंश, तीनों वंशों का कन्नौज को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष हुआ था उस संघर्ष को त्रिकोणीय संघर्ष कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। लगभग 1191 बोरानों में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मोहम्मद गजनवी भी आपके सिलेबस में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और मोहम्मद गोरी के बारे में भी। इसके साथ साथ चोल, चालुक्य और पल्लव का इतिहास के महत्वपूर्ण इनका जो योगदान रहा विशेषकर दक्षिणी भारत के इतिहास में, उसका भी अपन क्लासरूम में मुख्य रूप से चर्चा विस्तार से करेंगे।